दुनिया है लॉकडाउन में, कोरोना है सबका रोना। डरने वाली बात नहीं है, सावधानी हमको रखनी है। 1 मीटर की दूरी से ही बात है हम सबको करनी है। बच्चों आओ पढ़ो सभी, कोरोना से डरो नहीं। बच्चों आओ पढ़ो सभी, कोरोना से डरो नहीं। पढ़ना लिखना है सबको, आगे बढ़ना है सबको। मैं छवि निगम, प्रवक्ता यशोदा रस्तोगी गर्ल्स इंटर कॉलेज लखनऊ, गृह विज्ञान की इस ई कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम लोग कक्षा 12 के पाठ 12 के भाग 3 विभिन्न रोगों की उत्पत्ति, प्रसार एवं की विधि, लक्षण, रोग और उनके उपचार के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें हमारी चर्चा के बिंदु होंगे पुनरावलोकन, जल तथा भोजन द्वारा फैलने वाले रोग जैसे हैजा, मोतीझरा, पोलियो आदि। इसके अतिरिक्त हम लोग कुछ अन्य रोगों के बारे में जानकारी करेंगे जैसे पीत ज्वर, इंसेफ्लाइटिस और हेपेटाइटिस। बच्चों, आइए हम लोग पहले पूर्व में पढ़े गए पाठ का स्मरण करते हैं, जिसमें हम लोगों ने सर्वप्रथम पाठ 11 में संक्रामक रोगों का प्रसार एवं नियंत्रण पढ़ा था, जिसके अंतर्गत हमने ये रोगों के फैलने की विधियां, जैसे कि ये वायु द्वारा फैलते हैं, कीटों जंतुओं द्वारा फैलते हैं तथा जल तथा भोजन के द्वारा भी फैलते हैं। प्रथम भाग में हमने वायु द्वारा फैलने वाले रोगों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, जैसे क्षय रोग, चेचक, खसरा एवं संसर्ग द्वारा फैलने वाले रोग, कुष्ठ के बारे में अध्ययन किया था। इसके बाद में द्वितीय भाग में हम लोगों ने कीटों व जंतुओं द्वारा फैलने वाले रोगों के बारे में, जैसे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, हाथी पांव, प्लेग और रेबीज का बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम लोग भोजन तथा जल द्वारा फैलने वाले रोगों के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, इस पाठ का अध्ययन करने के पश्चात आपको ज्ञात हो जाएगा कि हमारा भोजन और जल किस प्रकार से दूषित होता है, जिसके प्रति सावधानी रखते हुए आप इनका सेवन करने में ध्यान रखेंगे और साथ ही बहुत से रोगों से अपना बचाव कर सकेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हैजा रोग की, जिसको कि जो विब्रियो कॉलेरी नामक रोगाणु से उत्पन्न होता है। इसका आकार कॉमा के समान होता है, अतः इसे कॉमा बेसिलस के नाम से भी जानते हैं। इस रोग की वाहक मक्खियाँ होती हैं। ये मक्खियाँ जब किसी रोगी के मल, वमन आदि पर बैठती हैं तो उसके साथ ही ये अपने पैरों और पंखों में बहुत सारे रोगाणु चिपका लाती हैं। जब ये किसी भोज्य पदार्थ पर बैठती हैं तो ये रोगाणु उसी भोज्य पदार्थ पर छोड़ देती हैं। जब उनका सेवन किसी स्वस्थ व्यक्ति के द्वारा किया जाता है तो वो व्यक्ति भी रोग से संक्रमित हो जाता है। इसके अतिरिक्त ये रोग जल, भोजन एवं दूध के माध्यम से भी फैलता है। जिस नदी, तालाब अथवा कुएं के किनारे रोगी के वस्त्र, बर्तन आदि धोए जाते हैं और फिर उसी का सेवन स्वस्थ व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है तो ये जल दूषित हो जाता है और ये रोगों को फैला सकता है। हैजा जैसे रोग इसका कारण हो सकता है। इसके साथ ही इस जल से यदि किसी भोज्य पदार्थ को, जैसे फल को या कच्ची खाई जाने वाली सब्जियों आदि को धोया जाता है तो वो भोज्य पदार्थ भी संक्रमित हो जाता है और फिर जब उसका सेवन किसी स्वस्थ व्यक्ति के द्वारा किया जाता है तो वो भी हैजा रोग से ग्रसित हो सकता है। साथ ही दूध में ये रोगाणु बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। दूध की बनी सामग्रियों में भी ये रोगाणु बहुत तेज़ी से पनपते हैं। ये रोग गर्मी तथा बरसात के मौसम में बहुतायत में होता है, क्योंकि नमी युक्त वातावरण रोगाणुओं के लिए हमेशा
सहयोगी होता है, फेवरेबल होता है। इसके साथ ही मेले और सार्वजनिक स्थानों में जहाँ भीड़ अधिक होती है वहाँ साफ सफाई अच्छी प्रकार से नहीं हो पाती है, जिसके कारण इस रोग की संभावना भी बढ़ जाती है। इस रोग की अवधि कुछ घंटों से लेकर के 5 दिन तक हो सकती है। कभी कभी इस रोग के लक्षण इतने तीव्र होते हैं कि कुछ ही घंटों में स्पष्ट हो जाते हैं। इस रोग में सबसे ज़्यादा वमन और पतले दस्त होते हैं। साथ ही रोगी को ज्वर हो जाता है, वह कमजोरी अनुभव होने लगती है, उसके पेट में तेज़ दर्द होता है। आप ये लक्षण स्पष्ट देख भी रहे हैं। इसके साथ ही साथ में रोगी में निर्जलीकरण हो जाता है। बच्चों, निर्जलीकरण से तात्पर्य होता है शरीर में रक्त में पानी की अत्यधिक कमी हो जाना, जिसे हम डिहाइड्रेशन अथवा निर्जलीकरण कहते हैं। इस रोग में इस अवस्था में रोगी के में कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे उसकी आंखें धसी हुई दिखाई देती हैं, जिसे सनकिन आइज़ कहा जाता है। इसके साथ ही रोगी को बहुत प्यास लगती है, उसके होंठ सूखने लगते हैं, उसकी मांसपेशियों में व पैरों में बहुत ज़्यादा ऐंठन होती है, जिसे लेग क्रैम्प्स कह सकते हैं। जैसे जैसे रोगी में पानी की कमी होती जाती है, रोगी का शरीर भी ठंडा होने लगता है, और जब पानी की अत्यधिक कमी हो जाती है तो रोगी का मूत्र भी बंद हो जाता है। इस रोग से बचाव के लिए हमको व्यक्तिगत स्तर पर भी कुछ प्रयास करने चाहिए, जैसे खाद्य पदार्थों को हमेशा ढक कर रखना चाहिए, जिससे कि मक्खियाँ आदि उसे दूषित ना कर सकें। पानी और दूध को उबाल कर व अच्छी तरह से ठंडा करके ही प्रयोग में लाना चाहिए। इसके साथ ही साथ में धूल से भी बचाव करना चाहिए। सड़क के किनारे खड़े हुए जो ठेले होते हैं, जिनमें कि धूल की परतें उन खुले हुए खाद्य पदार्थों पे जमा होती जाती हैं, हमें इस प्रकार की खाद्य सामग्रियों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। साथ ही अगर हैजा रोग फैलने लगे हमारे इलाके में, तो हमको नगर निगम को और स्वास्थ्य विभाग को सूचना दे देनी चाहिए, जिससे कि वो अपने स्तर पर भी प्रयास कर सकें। ऐसे में सरकार खुले खाद्य पदार्थों की बिक्री पर रोक लगा देती है। साथ ही स्वच्छ पेय जल आपूर्ति का प्रयास करती है, जैसे कि आपने कई बार पानी में क्लोरीन आदि की महक को अनुभव किया होगा। इसके अलावा सामूहिक टीकाकरण करती है, जिससे कि रोग महामारी में न परिवर्तित होने पाए। इस प्रकार के रोगी को तुरंत अस्पताल में भर्ती कर देना चाहिए, जिससे कि डॉक्टर उसको सेलाइन वाटर, ग्लूकोज आदि चढ़ा करके उसके शरीर में होने वाली जो पानी की कमी होती है उसकी पूर्ति कर सकें। साथ ही रोगी को तरल आहार देने चाहिए, जैसे छेने का पानी। छेने का पानी बनाने के लिए बच्चों दूध को टाटरी अथवा नींबू से फाड़ करके और उसके बाद उसके ठोस भाग को अलग कर लिया जाता है, वह उसके पानी को अलग कर लिया जाता है। इसी पानी में चीनी मिला करके रोगी को दिया जा सकता है। इसके अलावा दाल, चावल का पानी तथा सब्जियों का सूप भी रोगी को दिया जा सकता है। इसको बनाने के लिए भी दाल को अथवा चावल को अथवा सब्जियों को अच्छी तरह से बॉईल करा जाता है और फिर उसे छलनी से छान करके उसके पानी को अलग कर लिया जाता है, वो ठोस भाग को अलग कर लिया जाता है। उसके पश्चात उसमें नमक व नींबू आदि मिला करके रोगी को दिया जा सकता है। इसके साथ ही मूंग की दाल की पतली खिचड़ी दी जा सकती है, जो कि अत्यंत सुपाच्य होती है। रोगी को शिकंजी दी जा सकती है, जो नींबू, चीनी और पानी में बनाई जाती है। साथ साथ में रोगी को रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन दिया जा सकता है, जो घर में ही बनाया जा सकता है, निर्माण किया जा सकता है जिसका। इसके लिए 1 लीटर पानी को बॉईल कर लिया जाता है और उसके बाद उसे ठंडा करके उसमें 1 मुट्ठी चीनी और 1 चुटकी नमक मिला करके घोल करके रख लिया जाता है और उसे थोड़ी थोड़ी देर में रोगी को लगातार देते रहना चाहिए, जिससे कि रोगी में पानी की कमी ना होने पाए।
इसके साथ ही रोगी को पूर्ण विश्राम करने देना चाहिए। नेक्स्ट है मोतीझरा या टाइफाइड। इसे मियादी बुखार भी कहा जाता है। ये रोग साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से उत्पन्न होता है। इस रोग के जीवाणु रोगी के मल मूत्र व वमन में उपस्थित होते हैं। ये रोग 3 प्रकार से फैल सकता है। पहला है प्रत्यक्ष कारक या प्रत्यक्ष संक्रमण। इसमें रोगी के सीधे संपर्क में आने से ये रोग फैलता है। कभी कभी रोगी में रोग के लक्षण समाप्त होने लगते हैं परंतु रोगाणु उपस्थित होते हैं। ऐसे व्यक्ति रोग के वाहक होते हैं और उनके सीधे संपर्क में आने पर रोगी व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को भी संक्रमित कर सकता है। इसके अलावा रोगी की परिचारिका यदि अपने हाथों को ठीक से साफ नहीं करती है और रोगी के संपर्क में आती है तो भी उसमें भी इस रोग के होने की संभावना हो जाती है। इसके अलावा दूसरा है अप्रत्यक्ष माध्यमों से, अर्थात रोग का प्रसार कुछ अन्य माध्यमों से जैसे कि जल, भोजन, दूध के द्वारा भी हो सकता है। साथ ही साथ में रोगी की प्रयोग की हुई बर्तन, वस्त्र आदि का प्रयोग करने से भी हो सकता है। इसके साथ ही तीसरा माध्यम भी हो सकता है जो वाहक के द्वारा होता है और मक्खियाँ इसका तीसरा माध्यम होती हैं जिसके द्वारा, जैसा कि मैंने आपको प्रारंभ में बताया था कि मक्खी जब रोगी के मलमूत्र आदि पे बैठती है तो वो अपने साथ में जो रोगाणु ले आती है और वो भोज्य पदार्थों के माध्यम से स्वस्थ व्यक्ति के शरीर तक पहुंच जाते हैं। इस रोग की उद्भवन अवधि 7 से लेकर के 21 दिन तक हो सकती है, अर्थात रोगी के अंदर रोगाणु के प्रवेश से लेकर लक्षण उत्पन्न होने तक की अवधि 7 से 21 दिन हो सकती है। इस रोग में ज्वर हो जाता है। ज़्यादातर ये ज्वर प्रातःकाल कम होता है परंतु शाम होने के साथ ही ताप बढ़ना भी शुरू हो जाता है। ये ज्वर 1 से 3 सप्ताह तक रहता है। इसमें हाई फीवर होता है। रोगी को तेज सिर व कमर में दर्द होता है। बहुत कमजोरी अनुभव होती है। साथ ही साथ में रोगी को बहुत ज़्यादा वीकनेस या कमजोरी अनुभव होती है। भोजन को देख करके उसका जी मिचलाने लगता है। जब रोग की अवस्था जटिल होने लगती है अर्थात रोग बढ़ने लगता है, उस समय रोगी के शरीर पर रैशेस हो जाते हैं अर्थात मोती जैसे दाने दिखाई देने लगते हैं। चूँकि इस रोग का संक्रमण आंतों पर भी होता है अतः आंतों में सूजन हो जाती है व घाव हो जाते हैं जिससे कि मल के साथ में रक्त आने लगता है। तिल्ली या स्प्लीन के बढ़ जाने के कारण पेट में दर्द भी होता है। इस रोग में बचाव के लिए रोगी के वस्तुओं को हमेशा गर्म पानी से या बॉइल्ड पानी में से उसके बर्तनों आदि को धोना चाहिए। साथ ही साथ में रोगी की वस्तुओं को साफ करने के लिए उसके कमरे, वस्त्र, बिस्तर या बाथरूम आदि को साफ़ करने के लिए विसंक्रामकों का प्रयोग करना चाहिए जैसे फिनाइल, डेटॉल या आदि का प्रयोग करना चाहिए। इसके साथ ही रोगी को दूध तथा पानी अच्छी तरह से बॉईल करके ही प्रयोग करना चाहिए, अच्छी तरह से उबाल कर ही प्रयोग करना चाहिए। रोगी के किसी भी व्यक्ति को चाहे वो स्वस्थ हो अथवा रोगी हो उसे बाज़ार की खाद्य सामग्रियों का सेवन नहीं करना चाहिए। बाज़ार में जो कटे हुए फल होते हैं या मिठाइयाँ होती हैं जिनके ऊपर कई बार मक्खियाँ आदि होती हैं, धूल आदि होती है, ऐसी वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए अन्यथा रोग की संभावना बढ़ जाती है। साथ ही में स्वास्थ्य विभाग को सूचना दे देनी चाहिए जिससे कि वो सामूहिक टीकाकरण करा सकें और इससे रोग से बचाव किया जा सके। इस रोग में
सबसे पहले तो कुशल चिकित्सक से, डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए, साथ ही रक्त की जांच करा लेनी चाहिए। डॉक्टर रोगी के बुखार के चढ़ने के क्रम को जानना चाहता है, अतः जो भी परिचारिका हो उसको 3 से 4 बार ताप लेना चाहिए और उसके साथ ही समय भी नोट कर लेना चाहिए, जिससे डॉक्टर को वो ये रिकॉर्ड बता सके कि किस समय ताप अधिक होता है और किस क्रम में वो कम होना शुरू होता है। इसके साथ ही रोगी को हल्का भोजन देना चाहिए, जैसे साबूदाने की खीर दी जा सकती है, दलिया दी जा सकती है, अथवा फलों का रस डॉक्टर से परामर्श करने के पश्चात दिया जा सकता है। जिस समय रोगी का ज्वर उतरने लगता है उस समय भी हमको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। रोगी को कमजोरी के कारण पूर्ण विश्राम करने देना चाहिए, उसको कोई एकांत कमरे में लिटाल देना चाहिए, साथ ही उसके आहार में भी धीरे धीरे परिवर्तन करना चाहिए। बच्चों, जब इस रोग में रोग की तीव्रता कम होने लगती है तो वो भी एक निश्चित क्रम में ही कम होनी शुरू होती है, इसीलिए इसको लैडर लाइक फॉल कहा जाता है। अर्थात जैसे सीढ़ी में आप क्रम से धीरे धीरे नीचे उतरते हैं, वैसे ही रोग की तीव्रता में भी एक निश्चित क्रम में धीरे धीरे कम होना शुरू होता है। इसी के अनुसार रोगी के आहार में भी धीरे धीरे परिवर्तन करना चाहिए और धीरे धीरे करके उसे एक सामान्य डाइट की ओर लेकर के आना चाहिए। इसके साथ ही रोगी को ठंड से बचाव करना चाहिए, जिससे कि उसको निमोनिया जैसे अन्य रोग ना घेर सकें, उसको प्रभावित कर सकें। और साथ ही साथ में कभी कभी ये भी खतरा होता है कि यदि असावधानी की जाती है तो टाइफाइड रोग पुनः वापसी कर लेता है और ये स्थिति अत्यंत गंभीर होती है, अत्यंत खतरनाक होती है। हमें इस अवस्था से बचाव रखना चाहिए। नेक्स्ट है पोलियोमियलाइटिस, जिसको आप पोलियो के नाम से भी जानते हैं। ये रोग प्रायः 6 माह से लेकर 5 वर्ष की आयु के बच्चों को ज़्यादा संक्रमित करता है। कभी कभी बड़े बच्चों में भी इस रोग की संभावना रहती है। ये एक विषाणु जनित रोग है और ये विषाणु बच्चे के नाक के स्राव में तथा मल में उपस्थित रहता है। ये सबसे पहले मक्खियों के द्वारा ये अन्य भोज्य पदार्थों पर पहुंचता है और उन भोज्य पदार्थों के माध्यम से ये अन्य स्वस्थ बच्चों तक पहुंच जाता है। इसका रोग का जो संक्रमण होता है, चूँकि भोज्य पदार्थों के माध्यम से होता है, अतः सबसे पहले पाचन तंत्र को प्रभावित करता है। धीरे धीरे करके ये तंत्रिका तंत्र पर अपना प्रभाव डालने लगता है, जिससे कि अंगघात हो जाता है और उस अंग की क्रियाशीलता कम होने लगती है। इसके साथ ही ज़्यादातर ये अंगघात पैरों पर प्रभाव डालता है, अतः रोगी के पैर पतले व कमज़ोर हो जाते हैं। इस रोग की उद्भवन अवधि 7 से 14 दिन होती है। इस रोग में के लक्षण में सबसे पहले बच्चे को जुखाम होता है, साथ ही उसको बुखार हो जाता है, अर्थात उसकी नाक, आँख आदि से पानी बहने लगता है, चीखें आती हैं और उसे बुखार हो जाता है। साथ ही साथ में रोगी जोड़ों में दर्द की शिकायत करता है, अर्थात उसके मांसपेशियों में, पैरों में, हाथों में काफ़ी दर्द का अनुभव होता है। धीरे धीरे रोगी के कंधे और गर्दन में अकड़न आने लगती है, जिससे रोगी को हिलने डुलने में भी कष्ट होने लगता है। धीरे धीरे करके रोग की तीव्रता कम होने लगती है, उसका बुखार भी कम होने लगता है और साथ ही में रोगी हाथों या पाँवों में अथवा दोनों में कमजोरी का शिकायत करता है। यदि रोग का संक्रमण हल्का होता है तो कम मांसपेशियां प्रभावित होती हैं, परंतु यदि रोग का संक्रमण तीव्र होता है तो कई बार रोगी में स्थायी रूप से अपंगता आ जाती है। इस रोग से बचाव के लिए
पोलियो की प्रथम खुराक जन्म के तीसरे, चौथे व 5वें माह में दी जाती है। इसके पश्चात द्वितीय खुराक अर्थात बूस्टर डोज 2 वर्ष तक में दी जाती है। सरकार का पल्स पोलियो अभियान काफ़ी प्रगति पर है, काफ़ी तीव्रता से चल रहा है, जिसमें आपने कई बार घर घर आकर के लोगों को पोलियो ड्रॉप्स 5 वर्ष तक के बच्चों को पिलाते हुए देखा भी होगा। ये रोग का इस अभियान का ये परिणाम है कि ये रोग 2014 से समाप्त प्राय है, अर्थात अब इसके रोगी नहीं के बराबर मिलते हैं, या आप कह सकते हैं समाप्त प्राय है, अर्थात इसके रोगी नहीं होते हैं, मिलते हैं, और इसके रोग की संभावना बहुत कम रहती है। अब हम लोग कुछ अन्य रोगों के बारे में बात करेंगे, जैसे पीत ज्वर। ये रोग एडीज मच्छर के द्वारा फैलता है। ये भी एक प्रकार का विषाणु जनित रोग है। इस रोग के 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहला है हल्का प्रकार, जिसमें पीलिया जैसे लक्षण दिखाई देते हैं, अर्थात रोगी की जो आँखें, त्वचा आदि पीली दिखाई देने लगती हैं। इसके बाद में दूसरा प्रकार है तीव्र प्रकार। इस प्रकार में 3 अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहला है क्रियाशील अवस्था। इसमें जाड़ा दे कर के रोगी को ज्वर हो जाता है और साथ ही साथ में उसको पूरे बदन में अंग पीड़ा काफ़ी तीव्र होती है। कभी कभी रोगी को वमन भी होता है और साथ ही उसको अनिद्रा की शिकायत होने लगती है। इसके बाद में दूसरी अवस्था आती है परिहार, जिसमें रोगी के लक्षणों में कमी आने लगती है, अर्थात उसके बुखार की तीव्रता भी कम हो जाती है। साथ ही साथ में उसे पहले से बेटर अनुभव होने लगता है, पहले से ज़्यादा वो अपने आप को हल्का अनुभव करता है। परंतु कुछ ही समय के बाद में तीसरी अवस्था आ जाती है, जिसको हम सदौर बल्ले कहते हैं, अर्थात पुनः बल के साथ में रोग की वापसी होना। इस अवस्था में पुनः ताप बढ़ने लगता है, साथ साथ में पीलिया के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। रोग की तीव्रता इतनी ज़्यादा होती है कि रोगी का वमन भी कॉफ़ी के रंग का होने लगता है। साथ ही साथ में रोगी को रक्तस्राव होने लगता है और इन सब में कमजोरी के कारण उसकी नाड़ी अत्यंत शिथिल हो जाती है, अर्थात बहुत ही धीमी चलने लगती है, धीमी हो जाती है। और इसके साथ ही तीसरा प्रकार है दुर्दम्य अर्थात अत्यंत तीव्र अवस्था। ये अत्यंत तीव्र प्रकार में रोगी को 106 डिग्री तक फ़ारेनहाइट तक बुखार हो जाता है, जिसकी वजह से उसका लीवर, गुर्दे और रक्त वाहिनियों पर सीधा प्रभाव पड़ता है। इस रोग की अवधि 10 दिन तक होती है। यदि रोग का संक्रमण हल्का होता है तो 10 दिन के बाद में धीरे धीरे रोगी स्वास्थ्य लाभ करने लगता है, और रोगी के बचने की उम्मीद भी बढ़ जाती है। इस रोग से बचाव करने का एकमात्र तरीका मच्छरों का विनाश करना होता है अथवा मच्छरों से बचाव करना होता है। मच्छरों से बचाव करने के लिए हमको मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही साथ में हमको मच्छर रोधी क्रीम, मैट या कॉइल्स आदि का प्रयोग करना चाहिए। इस रोग के लक्षण हैं, जैसा कि आपको चित्र में भी दिखाई दे रहे हैं, कि बहुत तेज़ ठंड लग करके रोगी को तेज़ बुखार हो जाता है। इसके साथ ही साथ में उसे बहुत ज़्यादा सिर दर्द, बदन दर्द, बैक पेन या कमर में दर्द होता है। साथ ही साथ में रोगी को मिचली और वमन जैसी शिकायतें होने लगती हैं। जैसे जैसे रोग की तीव्रता बढ़ती जाती है, अवस्था जटिल होती जाती है, उसी के साथ में रोगी के लिवर की भी क्षति होने लगती है, जिससे कि रोगी को वॉमिटिंग्स होने लगती है, जिसमें रक्त आने लगता है और रोगी को सांस लेने में बहुत तकलीफ़ होने लगती है।
और धीरे धीरे करके रोगी की आँखें व त्वचा का रंग भी सफ़ेद होने लगता है। और जैसे उसका चेहरे को देखकर या आँखों को देख के आपको ऐसा लगेगा जैसे इसमें ये रक्तहीन हो गया हो, उसकी त्वचा और आँखें सफ़ेद जैसी दिखने लगती हैं। मतलब वो बहुत ही कमज़ोर और बहुत ही दुर्बल नज़र आता है। नेक्स्ट है मस्तिष्क ज्वर। ये एक विषाणु जनित रोग है। इस रोग के जो रोगाणु होते हैं वो पालतू सूअर और जंगली पक्षियों में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। जब कोई मच्छर इन जंतुओं को काटने के बाद किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो वो इस रोगाणु को उस स्वस्थ व्यक्ति में छोड़ देता है, जिससे कि वो व्यक्ति भी संक्रमित हो जाता है। साथ ही जो लोग इनका मांस का सेवन करते हैं उनमें भी इस रोग की संभावना बहुत अधिक होती है। बच्चों, मस्तिष्क ज्वर में मस्तिष्क में सूजन आ जाती है। इस रोग की संभावना बच्चों और बुजुर्गों में अधिक होती है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी काफ़ी कम होती है। इस रोग की उद्भवन अवधि 4 से 14 दिन होती है। ये रोग 2 प्रकार का होता है। पहला है प्राइमरी इंसेफ्लाइटिस, जिसमें रोगाणु सीधे मस्तिष्क पर प्रभाव डालता है, जिससे कि संक्रमण एक निश्चित क्षेत्र में ही रहता है। दूसरा है सेकेंडरी इंसेफ्लाइटिस, जिसमें ये उन लोगों में अधिक होता है जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है और ऐसे में रोगाणु मस्तिष्क की स्वस्थ कोशिकाओं पर आक्रमण कर देता है, जिससे रोग का जो प्रभाव होता है वो भी ज़्यादा विस्तृत हो जाता है। मस्तिष्क ज्वर के लक्षणों में जब रोग या ज्वर जो है वो इतना तीव्र होता है कि वो मस्तिष्क तक पहुंच जाता है, तब मस्तिष्क में सूजन आने लगती है। साथ ही साथ में रोगी की गर्दन, पीठ व कंधों में अकड़न हो जाती है। रोगी की सोचने, समझने व निर्णय लेने की क्षमता में धीरे धीरे कमी आने लगती है और वो बहकी बहकी सी बातें करता है। रोगी काफ़ी चिड़चिड़ा हो जाता है। साथ ही में कभी कभी रोगी को वमन होने लगता है और उसके साथ ही वो बेहोश भी हो जाता है। इस रोग का कारण किसी भी प्रकार का घातक विषाणु हो सकता है। इनका संक्रमण मस्तिष्क में सूजन पैदा करता है। ये विषाणु सेंट लूसी वायरस अथवा वेस्ट नील वायरस हो सकता है, जिसके कारण वायरल इंसेफ्लाइटिस होने की संभावना होती है। इस रोग से बचाव के लिए हमको कीटों से बचाव करना चाहिए, अर्थात मच्छर आदि से बचाव करना चाहिए। साथ ही साथ में संपूर्ण टीकाकरण करा लेना चाहिए, अर्थात इंसेफ्लाइटिस का टीका लगवा लेना चाहिए। जिस समय रोग अत्यंत तेज़ हो उस समय तुरंत चिकित्सक से परामर्श करना चाहिए, जिससे कि रोग पर नियंत्रण किया जा सके और रोग मस्तिष्क को कोई नुकसान ना पहुंचा सके। इसके साथ ही अब हम लोग बात करते हैं हेपेटाइटिस की। ये रोग लीवर में सूजन आ जाने की स्थिति, इस रोग में लीवर में सूजन आ जाती है, जिसका कारण कोई भी वायरस, बैक्टीरिया या दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। ये रोग 5 प्रकार का होता है, A, B, C, D व E। इसमें B और C सबसे ज़्यादा घातक होता है। इस रोग की 2 अवस्थाएं होती हैं। प्रारंभिक अवस्था 3 माह तक होती है और क्रॉनिक अवस्था 6 माह तक होती है। जब इलाज नहीं होता है तो उसके परिणाम स्वरूप कई बार रोगी जो है वो में B और C के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। इस रोग में हेपेटाइटिस A यकृत में संक्रमण होने के कारण होता है, जिसकी वजह से लीवर रक्त से बिलिरुबिन को छान नहीं पाता है। ये रोग संक्रमित व्यक्ति के मल में रोगाणु होने के कारण होता है। ये दूषित पानी से भी हो सकता है। इस रोग में हेपेटाइटिस ए के संक्रमण में रोगी को ज्वर हो जाता है, पैरों में सूजन हो जाती है और साथ ही उसका जी मिचलाने लगता है।
इससे बचाव के लिए हमें शौच आदि के पश्चात अच्छी तरह से साबुन से हाथों को धोना चाहिए, शुद्ध जल व भोजन का सेवन करना चाहिए, अर्थात मक्खी आदि का प्रभाव ना हो ऐसा ही भोजन, ताज़ा भोजन ग्रहण करना चाहिए। साथ साथ में हेपेटाइटिस बी, इसको सीरम हेपेटाइटिस के नाम से भी जानते हैं, ये ज़्यादातर रक्त, थूक, मूत्र एवं अप्राकृतिक यौन संबंधी स्राव के माध्यम से फैलता है। इस रोग में रोगी की त्वचा, आँखों व मूत्र का रंग गहरा पीला हो जाता है। रोगी बहुत अधिक थकान, पेट दर्द आदि का अनुभव करता है। इस रोग की जटिल अवस्था में लिवर सिरोसिस तथा लिवर कैंसर होने की तीव्र संभावना होती है। ऐसी अवस्था में रोगी को अपने घाव को कभी खुला नहीं छोड़ना चाहिए, जिससे कि वो किसी अन्य प्रकार के सीरम के संपर्क में ना आने पाए। साथ ही साथ में रोगी को किसी दूसरे संक्रमित व्यक्ति के प्रयोग किए हुए रेज़र, टूथब्रश, सुई आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। रोगी को हेपेटाइटिस का साथ ही साथ में जो स्वस्थ व्यक्ति हो उसे हेपेटाइटिस का टीका लगवा लेना चाहिए। हेपेटाइटिस डी केवल हेपेटाइटिस बी संक्रमित व्यक्ति में ही होता है। हेपेटाइटिस सी ये HCV वायरस से फैलता है। साथ ही साथ में रक्त में से के स्वस्थ व्यक्ति के रक्त के संपर्क में संक्रमित व्यक्ति के रक्त के आने से फैलता है। ये स्पर्शोन्मुख होता है। इसके लक्षण प्रारंभ में फ्लू जैसे होते हैं, जिसके कारण रोग की पहचान नहीं हो पाती है। इसके साथ ही मिचली या वॉमिटिंग जैसी फीलिंग होती है और साथ साथ में रोगी अवसाद में चला जाता है। जब रोग की जटिल अवस्था होती है तो लिवर सिरोसिस व लिवर कैंसर हो जाता है। इसके साथ ही साथ में इस रोग से बचाव के लिए टैटू के उपकरणों को अच्छी तरह से विसंक्रमित कर लेना चाहिए यदि हम टैटू गुदवा रहे हैं तो। साथ ही साथ में मादक पदार्थों में सुई आदि का प्रयोग कर रहे हैं तो ये किसी संक्रमित व्यक्ति की नहीं प्रयोग करनी चाहिए। साथ ही रोगी की वस्तुओं का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये रोग स्पर्शोन्मुख होता है। हेपेटाइटिस ई जल जनित रोग होता है, जिसकी संभावना उन लोगों में अधिक होती है जो कच्चे व अधपके शेलफिश का प्रयोग करते हैं तथा प्रदूषित पानी का सेवन करते हैं। भारत में ये रोग ना के बराबर होता है। आइए अब हम लोग कुछ पुनरावृत्ति करते हैं। जैसे हैजा रोग गर्मी बरसात में होता है, मियादी बुखार जल के कारण होता है, पोलियो रोग में अपंगता हो जाती है, पीत ज्वर, दिमागी बुखार के आदि के बारे में कारणों और बचाव के बारे में हमने जानकारी की तथा हेपेटाइटिस के बारे में आज हमने जानकारी प्राप्त की। इसके साथ ही बच्चों, आपकी स्क्रीन पे अभ्यास हेतु प्रश्न हैं। आप इन प्रश्नों को अपनी कॉपी पर करेंगे और उसके साथ ही इनको अच्छी तरह से याद करेंगे। इसके साथ ही बच्चों, आप लोग अपनी कॉपी पे दीक्षा ऐप को, अपनी मोबाइल पर दीक्षा ऐप को डाउनलोड करेंगे, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और iOS से डाउनलोड कर सकते हैं। बच्चों, इसके माध्यम से पढ़ाई करते हुए आप अपने घर पर रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। साथ ही मैं अंत में आपसे एक बात और कहना चाहती हूँ कि संक्रामक रोगों को से आप बच सकते हैं। आप इसके प्रति सावधान रहें तो आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। थैंक यू।